नमस्कार, जय हिंद, राम राम। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व की क्लास में हमने वर्ण विचार टॉपिक का अध्ययन किया था। 2 क्लासें 2 वीडियो पूर्व में डाले जा चुके हैं। तो उनमें आप देख सकते हैं वर्णों के प्रकार, स्वर, व्यंजन, अयोगवाही, कुल 48 वर्ण और उन 48 वर्णों के अलावा उनके उच्चारण स्थान, उनके प्रयत्न, ये सब बातें आप पूर्व के 2 वीडियोज़ में देख सकते हैं। अब आगे की जो क्लास है आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संधि। संस्कृत और हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है संधि। तो संधि के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। परः सन्निकर्षः संहिता, इस प्रकार से संधि की परिभाषा पाणिनि ने बताई है। परः सन्निकर्षः संहिता अर्थात जब वर्णों का आपस में क्या हो रहा हो, मेल, यदि कोई वर्ण आपस में क्या है, मिल रहे हैं और उस मेल से उनमें यदि कोई विकार या परिवर्तन हो रहा है, विकार या परिवर्तन, तो उस विकार या परिवर्तन का ही नाम संस्कृत और हिंदी में क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। यानी वर्णों के यदि संस्कृत की अपन ये संधि की परिभाषा बनाएं तो क्या बनेगी, वर्णों के मेल से उनमें उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। और संधि है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की मानी जाती है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली संधि आती है स्वर या अच संधि, स्वर या अच संधि, ठीक है। दूसरी संधि आती है व्यंजन या हल संधि, व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है, हल संधि। और तीसरी संधि आती है विसर्ग संधि। विसर्ग का चिन्ह तो आप जानते ही हैं, इस प्रकार का संधि। तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग, इस प्रकार से 3 प्रकार की संधि हम इस क्लास में, इस आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम संधि के टॉपिक को शुरुआत करते हैं। आपने परिभाषा तो समझ ही ली होगी कि वर्णों के आपस में मेल से उनमें उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और संधि की जो भेद हैं उनमें आपने 3 भेद देखे अभी, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। सबसे पहले लेते हैं अपन स्वर संधि। सबसे पहली संधि है स्वर संधि। स्वर संधि कहाँ पर होती है? यदि कहीं पर स्वर हैं, उसका मेल स्वर के साथ हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति में स्वर संधि होती है। यदि स्वर का स्वर के साथ मेल हो रहा हो और उसमें यदि विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ पर स्वर संधि होती है, ठीक है। अब बात करते हैं स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि है, उसके संस्कृत व्याकरण में 8 भेद माने गए हैं और मुख्य रूप से विद्वान 5 भेद भी मानते हैं। मुख्य 5 भेद हैं और कुल 8 भेद हैं। हम यहाँ भेदों को लिखते हैं। सबसे पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि, फिर आता है गुण स्वर संधि, फिर आता है यण स्वर संधि, फिर आता है वृद्धि स्वर संधि, फिर आता है अयादि स्वर संधि, ठीक है। इसके अलावा संधि आती है पूर्व रूप स्वर संधि, स्वर संधि का 6ठा भेद है। फिर आता है पर रूप स्वर संधि, फिर 8वां आता है प्रकृति भाव स्वर संधि। इस प्रकृति भाव स्वर संधि, स्वर संधि है उसके कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव संधि। तो आज हम दीर्घ संधि के बारे में अब विस्तार से अध्ययन करेंगे। दीर्घ संधि कहाँ होती है, किन परिस्थितियों में दीर्घ संधि लागू होती है। अकह सवर्णे दीर्घः, दीर्घ संधि का जो सूत्र है पाणिनि के द्वारा दिया गया वो क्या है? अकह सवर्णे दीर्घः। अर्थात
अक प्रत्याहार के वर्ण हैं वो यदि सवर्ण हो तो वहां पर होने वाले विकार या परिवर्तन का नाम है दीर्घ और भेद है स्वर संधि का। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अक प्रत्याहार के वर्णों को। अक प्रत्याहार के वर्ण आते हैं, सभी ह्रस्व और दीर्घ वर्ण आ जाते हैं। तो आप ह्रस्व का दीर्घ आता है। यहां हम पहचान के रूप में दीर्घ संधि की पहचान हमें क्या मिलती है, यदि किसी शब्द में आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री, ये चार चीजें यदि किसी स्थान पे हमें मिले तो वहां हम कह सकते हैं कि दीर्घ संधि होगी, हो सकती है। अब कोई जरूरी नहीं है कि दीर्घ संधि वहां हो, क्योंकि होने वाला टुकड़ा या संधि विच्छेद क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, और सार्थक नहीं होगा तब तक संधि वो नहीं हो सकती वहां। इसलिए दीर्घ संधि कहाँ हो सकती है, हम एक अनुमान कर सकते हैं कि यदि किसी शब्द में आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री, ये चार ध्वनियां आ रही हों, इनकी मात्राएं आ रही हों, तो वहां पर दीर्घ संधि होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब यदि आ आए तो किस प्रकार से उसका संधि विच्छेद किया जाता है वो हम समझते हैं कि यदि किसी शब्द के अंत में ए आ आए, क्या आए, ए आ, और दूसरे किसी शब्द के प्रारंभ में भी क्या आए, ए या आ, इन दोनों में से कोई एक, इधर कोई एक और इधर कोई एक, तो इन दोनों की संधि करते समय दोनों के स्थान पे आ आदेश हो जाता है, आ एक आदेश। यानी इधर यदि ए है मान लो किसी शब्द के अंत में और दूसरे किसी शब्द के प्रारंभ में ए है, तो ये ए और ए मिलकर के दोनों का एक ही आदेश हो जाता है, एक आदेश बोलते हैं इसे, और वो होगा आ, और यही दीर्घ संधि होगी। ठीक जैसे उदाहरण देखते हैं हम, एक शब्द आता है हिम जोड़ आले, हिम जोड़ आले, तो यहां पर हिम एक शब्द है, हिम शब्द में अंत में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और दूसरी तरफ क्या आ रहा है, आ, यानी जो ये प्लस का या धन का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है, उस चिन्ह से पूर्व में ए आ में से एक हो और उस चिन्ह के बाद में भी ए आ में से कोई एक हो, तो उन दोनों का जोड़ करते समय, उनके मेल में उनकी संधि करते समय क्या कर दिया जाता है, उन दोनों के स्थान पे एक ही आ एकादेश हो जाता है। जैसे यहाँ करेंगे हम तो ही, फिर मैं में से ए निकाल लिया, मैं हलंत हो गया, उसमें आ मिला दिया तो माँ, फिर ये आ गायब हो गया, ले बच गया, और ये हिमालय। देखो यहां पर हमने क्या किया, ए को गायब कर दिया और यहां से आ को गायब कर दिया, और इन दोनों के स्थान पे केवल आ एकादेश कर दिया, तो हिमालय शब्द निष्पन्न हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से यदि किसी शब्द में ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद में कोई ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पे दीर्घ ई का आगमन होता है, दीर्घ ई एकादेश हो जाता है। यह दीर्घ संधि का अगला फॉर्मूला या सूत्र कहता है, यदि किसी शब्द के अंत में छोटी ई, बड़ी ई या ह्रस्व या दीर्घ ई आए और उसके बाद में ह्रस्व या दीर्घ ई के साथ उसका मेल हो रहा हो, तो वहां पर दोनों के स्थान पे दीर्घ ई एकादेश हो जाता है। जैसे एक शब्द है कवि जोड़ ईस, शब्द है कवि जोड़ ईस, तो कवि शब्द यहां पर कवि के अंत में क्या आ रहा है, छोटी ई आ रही है, ह्रस्व ई आ रही है, और ईस के प्रारंभ में दीर्घ ई आ रही है। तो इन दोनों की संधि करते समय हम, आपको पता लग गया, फॉर्मूला कह रहा है कि दीर्घ संधि होगी, और दीर्घ संधि करते समय क्या करेंगे, ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों के स्थान पे केवल दीर्घ ई एकादेश हो जाता है, और कै ई निकाल लिया तो वह हलंत बच गया, उसमें दीर्घ ई का आगमन हो गया तो दीर्घ ई आ गई, फिर ये ई भी गायब हो गई तो बच गया से, तो शब्द बन गया कवीस। आ रहा है समझ में? कहने का मतलब यह है कि ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद में वापस ह्रस्व या दीर्घ ई, सवर्णे दीर्घ है। सूत्र में आपने देखा था अकह सवर्णे दीर्घ है, यानी सवर्ण होने चाहिए
तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, दीर्घ आदेश हो जाता है, दीर्घ आ जाता है और ये मिल रहा है। इसी प्रकार से यदि हम ह्रस्व या दीर्घ ऊ के बाद में ह्रस्व या दीर्घ ऊ आए तो उन दोनों के स्थान पे दीर्घ ऊ हो जाता है और यही दीर्घ संधि कहती है। कहने का मतलब है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ ऊ के बाद में ह्रस्व या दीर्घ ऊ वापस आए, समान आए, तो वहां पर भी दीर्घ संधि होगी। जैसे एक शब्द है लघु जोड़ उर्मी। लघु शब्द में ऊ आ रहा है और उर्मी शब्द में भी क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। तो इधर भी ह्रस्व ऊ है और इधर दीर्घ ऊ है, तो दोनों मिलाकर के क्या बन जाएगा, दीर्घ ऊ बन जाएगा और शब्द बन जाएगा लघुर्मी। अब आप कहोगे कि शब्द में हमें क्या पहचान मिल रही है, ये जो मैंने बताई पहचान के रूप में, ये कहाँ मिलेंगी, आपको शब्द में मिलेंगी, ना कि संधि विच्छेद में। संधि युक्त जो शब्द है उसमें आपको पहचान मिलेंगी। देखो इस शब्द में आ की ध्वनि आ रही है और टुकड़ा करने पर भी सार्थक हो रहा है, इसका मतलब यहाँ दीर्घ है। केवल पहचान मिलना संधि होना आवश्यक नहीं है, पहचान मिले और संधि विच्छेद भी सार्थक हो, टुकड़ा भी सार्थक हो, तब वो संधि मानी जा सकती है। और इसी प्रकार से यहाँ दीर्घ ई आ रही है और टुकड़ा भी सार्थक हो रहा है, दोनों तरफ एक एक ई रखनी है। और यहाँ दीर्घ ऊ आ रहा है और दोनों तरफ एक एक ऊ रखते हुए टुकड़ा करने पर सार्थक हो रहा है। अब ये आपको निश्चित करना है कि इधर ऊ दीर्घ आएगा या ह्रस्व आएगा, यह आपके पूर्व ज्ञान पर आधारित बात है। यदि किसी शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ ऊ आए और उसके बाद में भी ह्रस्व या दीर्घ ऊ आए तो उन दोनों के स्थान पे दीर्घ ऊ एकादेश हो जाता है और यही दीर्घ संधि का अगला फॉर्मूला सूत्र कहता है। अगला सूत्र देखते हैं अपन, आ ई ऊ और री, चार यहां पहचान देखी हमने। यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ री के बाद में ह्रस्व अथवा दीर्घ री आए तो उन दोनों के स्थान पर दीर्घ री एकादेश हो जाता है। क्या हो जाता है, यदि ह्रस्व और दीर्घ री के बाद में ह्रस्व या दीर्घ री वापस आए तो सवर्ण होने की वजह से वहां दीर्घ संधि लागू हो जाएगी और ह्रस्व नहीं दीर्घ री बन जाएगा। जैसे एक शब्द है पितृ जोड़ ऋणम। शब्द क्या है, पितृ जोड़ ऋणम। तो यहां पर आपको पितृ का री मिल रहा है और ऋणम शब्द है उसमें भी क्या आ रहा है, री। दोनों तरफ ह्रस्व री आ रहा है, तो यहां पर दीर्घ संधि के नियमानुसार क्या हो जाएगा, ह्रस्व री और ह्रस्व री दोनों मिलकर के दीर्घ री का निर्माण कर लेंगे और यहां पर दीर्घ संधि लागू होगी। शब्द क्या बनेगा, पी। अब यहां से तय है, वो हलंत बच गया चूंकि री निकाल लिया। अब इस तय में दीर्घ री मिला दो, क्या मिला देंगे, दीर्घ री। और इस री को भी हटा दो, जो पीछे बच गया वो ज्यों का त्यों लिख दो, ऋणम पितृणम। इस प्रकार का शब्द बनेगा और संधि मानी जाएगी दीर्घ। तो प्यारे विद्यार्थियों, दीर्घ संधि के सूत्र तो यही हैं। अन्य उदाहरण के रूप में और कुछ उदाहरण अपन देख लेंगे। देखो एक बार सूत्रों को समझो। यदि किसी शब्द के अंत में ए आ आए और उसके बाद में दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए आ आए तो दोनों मिलकर के निर्माण करेंगे आ का। और एक साथ यदि समझेंगे तो क्या समझेंगे, यदि ए ई ऊ री यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ हों और उनके बाद में क्रमशः ए ई ऊ री ह्रस्व या दीर्घ वापस आ रहे हों, समान आ रहे हों। ऐसा नहीं कि ए के बाद में ई आए, नहीं, ए आ के बाद में ए आ ही आए, ई के बाद में ई आए और ऊ के बाद में ऊ आए और री के बाद में री आए। तो क्रमशः उन दोनों के स्थान पे एकादेश क्या होगा, आ ई ऊ और री, यही दीर्घ संधि है। तो आइए हम दीर्घ संधि के अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। दीर्घ संधि के अन्य उदाहरण, आपको समझ में कुछ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में
कमेंट में पूछ भी सकते हैं, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स में आए हुए सवालों के जवाब देता रहता हूं। इसलिए आप दीर्घ है वो संधि के अन्य उदाहरण देख रहे हैं। हम दीर्घ संधि के अन्य उदाहरण। अब आप संसार भर में या जहां कहीं पर भी आपको दीर्घ संधि से संबंधित कोई उदाहरण नजर आए तो उसको आप देखो, उसका संधि विच्छेद करो, फॉर्मूला जो मैंने बताया वो लागू करो और पहचान। सबसे पहले आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री, ये होना जरूरी है। दीर्घ यदि है तो ये निश्चित रूप से मिलेंगे आपको, और ये होने मात्र से ही दीर्घ हो ये भी संभव जरूरी नहीं है, क्योंकि दीर्घ वहीं होगी जहां टुकड़ा सार्थक होगा, दोनों शब्दों की सार्थकता की भी होगी और फॉर्मूला दोनों तरफ समान स्वर वाला फॉर्मूला भी लागू होगा। एक शब्द आता है हिमालय की तरह ही, विद्यार्थी शब्द है विद्यार्थी। देखो पहचान मिल रही है क्या? आ की ध्वनि मिल रही है, यहां दीर्घ ई की ध्वनि भी मिल रही है, दो जगह दीर्घ संधि की हमें पहचान नजर आ रही है। अब इस स्थान पे हम टुकड़ा करेंगे तो पीछे कुछ नहीं बचेगा, देख रहे हैं आप? तो इसलिए इस स्थान पे सार्थक टुकड़ा नहीं हो रहा है, इसलिए मात्र पहचान मिलने से यहां दीर्घ संधि नहीं होगी। संधि कहां हो सकती है? यहां, क्योंकि यहां किया गया टुकड़ा है वो सार्थक होगा। जैसे हम टुकड़ा करेंगे, देखो आ की ध्वनि मिल रही है, यहां आ मिल रहा है, तो इस आ की वजह से हम क्या करेंगे, यहां टुकड़ा करेंगे, दोनों तरफ ए आ एक एक रख देंगे, है ना। जैसे वी जो का त्यो आ जाएगा, दे है, इसमें ए आ में से एक रखेंगे, इस आ को तो निकाल दिया, इस आ को निकालते ही ये हलंत हो गया और इस हलंत में ए आ में से एक मिला दिया, तो सार्थक शब्द विद्य है या विद्या? विद्या, बिल्कुल सही। तो विद्या प्लस, अब पीछे बच गया, उधर भी एक ए या आ दोनों में से एक रखना है, पीछे बचा हुआ शब्द रखना है, ठीक है। तो ए आ में से एक रखेंगे, ए रख दिया और पीछे बच रहा है अर्थी, ठीक है। तो हम रखेंगे अर्थी या आर्थी, दो शब्द बन रहा है। आर्थी शब्द कोई सार्थक शब्द नहीं है, इसलिए हम रखेंगे अर्थी। अर्थी शब्द का अर्थ होता है चाहने वाला, जैसे पुत्रार्थी, कामार्थी, मोक्षार्थी, विद्यार्थी। देखो विद्या जोड़ अर्थी बराबर विद्यार्थी। ऐसे ही धनार्थी हो सकता है, धन, उसमें धना नहीं होगा, उस संधि विच्छेद में धना नहीं करके धन सार्थक है तो धन रख दो। धन जोड़ अर्थी, देखो धन जोड़ अर्थी में ए और ए मिलकर के आ बनेगा धनार्थी, है ना। ऐसे ही मोक्ष जोड़ अर्थी, मोक्षार्थी, है ना। इसी प्रकार से हम, जैसे हनुमान चालीसा में एक शब्द आता है कपीश, कपीश शब्द आता है, संधि देख लो, देखते ही पता लग रहा है संधि तो दीर्घ होगी और पहचान मिल रही है इजी रूप से, आसानी से आपको पता लग रहा है दीर्घ संधि है और टुकड़ा भी सार्थक हो रहा है। देखो कपी, अब कपी में पी छोटा आता है या बड़ा? बिल्कुल छोटा ही आता है। कपी जोड़ ईश, देखो इधर भी एक ई रखा, दूसरी तरफ भी ह्रस्व या दीर्घ में से एक ई रखा, दोनों मिलकर के दीर्घ ई का निर्माण हो रहा है, निश्चित रूप से दीर्घ संधि होगी। ठीक इसी प्रकार से हम शब्द लेते हैं अग्रासनम, एक शब्द आता है अग्रासनम और दूसरा एक शब्द है अग्रासनम। इन दो शब्दों का संधि विच्छेद हम लेते हैं, सार्थकता के हिसाब से अलग अलग टुकड़े होंगे, कुछ परिवर्तन हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, यहां पर भी आ की ध्वनि मिल रही है, यहां भी आ की ध्वनि मिल रही है, इसका मतलब संधि तो इस स्थान पे हो रही है दोनों ही शब्दों में, और कहीं अन्यत्र किसी संधि की पहचान नहीं मिल रही है। यहां करेंगे तो अग्र, संधि विच्छेद क्या होगा, अग्र जोड़ आसनम या असनम। देखो असनम शब्द सार्थक है या आसनम? ये तो है असनम, अग्र जोड़ असनम शब्द सार्थक नहीं है, आसनम शब्द सार्थक होगा। आसन यानी विश्राम का स्थान, बैठने का आसन, है ना। तो अग्र जोड़ आसनम यानी सबसे पहला आसन, प्रथम पंक्ति में जो आसन विराजमान है या बिछाया हुआ है, बिछोना, उसे कह सकते हैं हम अग्रासनम। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर देखो शब्द करेंगे, वो अग्र तो सार्थक है, अग्र यानी प्रारंभिक, पहला, सबसे पूर्व का, और आगे वाले शब्द को हम देखेंगे तो क्या आएगा,
यहां आ सार्थक नहीं होगा, क्या होगा? असनम। असनम शब्द का अर्थ होता है भोजन। असनम शब्द का क्या अर्थ होता है? भोजन। आसनम और असनम, देखो यहां दोनों, आसनम यानी है बिछोना या बैठने का स्थान, और असनम यानी होता है भोजन, दोनों ही सार्थक है। अब यहां आ रखोगे तो सार्थक नहीं होगा, और ऊपर वाले में ए रखोगे तब भी सार्थक नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से एक और उदाहरण लेते हैं, मातृण शब्द है, मातृण। तो शब्द में हमें पहचान मिल रही है, दीर्घ री मिल रहा है। इसका मतलब संधि तो दीर्घ होगी, टुकड़ा भी सार्थक हो तब निश्चित रूप से दीर्घ होगी। यहां पहचान में हम संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। तो संधि विच्छेद करेंगे, मात्र एक तरफ री रख दिया, एक कोई सा भी छोटा आता है मात्र में, री छोटा रख दिया, और दूसरी तरफ भी ऋण, ऋण या मैं, यदि संस्कृत के लिहाज से देखा जाए तो मैं लगा हुआ मिलता है तो आप मैं लगाओ दो, यदि नहीं मिलता है तो मत लगाओ। जैसा भी, आगे वाले शब्द में कोई परिवर्तन हमें नहीं करना है। जहां संधि की पहचान मिल रही है, जहां हम टुकड़ा कर रहे हैं, संधि विच्छेद कर रहे हैं, हमें केवल उसी स्थान पर छेड़छाड़ करनी है, उसी स्थान में परिवर्तन करना है। इसी प्रकार कुछ और शब्द लेते हैं। आज दीर्घ संधि के साथ ही हम क्लास को समापन करेंगे। कुछ शब्द आप कमेंट बॉक्स में शब्दों को दो, संधि विच्छेद बताओ। जैसे धर्मात्मा शब्द है, धर्मात्मा, तो धर्मात्मा शब्द में दीर्घ संधि की पहचान मिल रही है क्या? बिल्कुल मिल रही है। यहां आ की ध्वनि मिल रही है और अंत में भी आ की ध्वनि मिल रही है, लेकिन अंत वाली आ की ध्वनि के स्थान पे यदि टुकड़ा करेंगे तो सार्थक नहीं होगा। इसलिए यहां न करके हम तो संधि विच्छेद करेंगे इस स्थान पे। तो इस स्थान पे संधि विच्छेद करेंगे, टुकड़ा क्या हो जाएगा? धर्म या धर्मा, धर्म जोड़ फिर आत्मा या आत्मा, आत्मा नहीं आत्मा, तो धर्म जोड़ आत्मा बराबर क्या बन गया? धर्मात्मा। ठीक है, धर्मात्मा, यह आत्मा है भैया, क्या है? आत्मा। ठीक है। हिमांशु एक शब्द आता है, हिमांशु। हिमांशु शब्द में संधि की पहचान मिल रही है क्या? बिल्कुल मिल रही है। आ की ध्वनि मिल रही है, संधि करेंगे दीर्घ संधि होगी, हिम, हिम या हिमा, हिम होगा। और अंशु या आंशु, दो शब्द ए या आ रखेंगे तो अंशु सार्थक है। ए अनुस्वार को ज्यों का त्यों रख दो, और बाद वाले शब्द में कोई परिवर्तन, बाद वाले वर्णों में शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हिम जोड़ अंशु, हिमांशु। इसी प्रकार से आगे हम शब्द देखते हैं, भानुदय शब्द है, भानुदय, भानु यानी होता है सूर्य, उदय। भानुदय शब्द है, दीर्घ उ मिल रहा है। देखते ही पता लग रहा है कि संधि तो दीर्घ हो सकती है और टुकड़ा भी सार्थक हो रहा है, इसका मतलब निश्चित रूप से दीर्घ होगी, शब्द होगा। संधि विच्छेद क्या होगा? भानु। अब भानु में उ क्या आता है? छोटा आता है, ह्रस्व आता है, इसलिए भानु जोड़ उदय, उदय का भी उ आ रहा है छोटा। तो देखो यहां भी ह्रस्व और ह्रस्व, दोनों तरफ ह्रस्व उ है और वे दोनों मिलकर के दीर्घ उ का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब यहां भी क्या है? दीर्घ संधि है। इसके अलावा कुछ और शब्द लेते हैं अपन, जैसे गीतांजलि, गीतांजलि शब्द है, गीतांजलि। गीतांजलि शब्द में आपको देखो, एक तो दीर्घ ई की मात्रा मिल रही है यहां, एक मिल रही है आ की ध्वनि यहां, तो दोनों जगह दीर्घ संधि की पहचान तो मिल रही है। अब यहां करोगे आप तो गी जोड़ इतांजलि ऐसा शब्द होगा, तो इतांजलि सार्थक नहीं है और अकेला गी भी यहां कोई अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए यहां टुकड़ा नहीं करके अपन करेंगे इस स्थान पे संधि विच्छेद। क्या होगा? गीत या गीता, गीत जोड़ अंजलि, क्या होगा? गीत जोड़ अंजलि बराबर क्या हो जाएगा? गीतांजलि। ऐसे ही नदीस एक शब्द होता है, नदीस। नदीस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा? नदी
जोड़ ईस, नदी जोड़ ईस। देखो यहाँ पर दीर्घ संधि की पहचान मिल रही है, दीर्घ ई आ रहा है, इसका मतलब टुकड़ा इसी स्थान पे करेंगे और टुकड़ा करते ही अपन क्या करेंगे, नदी एक तरफ ई रख दिया और दूसरी तरफ भी, देखो दोनों तरफ दीर्घ ई आ रहा है। जरूरी नहीं है ह्रस्व और दीर्घ मिलकर ही दीर्घ हो, दीर्घ और दीर्घ मिलकर भी दीर्घ होगा, ह्रस्व और दीर्घ मिलकर भी दीर्घ होगा, और दीर्घ और ह्रस्व मिलकर भी दीर्घ होगा। यानी इस तरफ ह्रस्व या दीर्घ दोनों में से कुछ भी हो और दूसरी तरफ ह्रस्व या दीर्घ दोनों में से कुछ भी हो, दोनों ही परिस्थिति में बनेगा क्या, दीर्घ। यही संधि है दीर्घ संधि। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा होगा और दीर्घ संधि जो पढ़ाई है उसको आप प्रतिदिन रिवाइज करें, ताकि साथ साथ ही आपके टॉपिक तैयार होता रहे। और कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लग रही है वो ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।